हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें हमारे टाइप्स ऑफ कंपनी में ही नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, अबाउट द टर्म कंपनी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का पढ़ा, स्टैट्यूटरी रजिस्टर कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी और आपका कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ये सब छोटे छोटे टर्म्स पढ़े। उसके बाद हमने मेन जो पॉइंट पढ़ा था दैट इज अ प्राइवेट कंपनी एंड सेकेंड इज अ पब्लिक कंपनी। उसी प्रोसेस को हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं टाइप्स ऑफ कंपनी में। आज हम पढ़ेंगे ओपीसी कंपनी, दैट इज वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी से हम सिर्फ एक ही वर्ड समझ में आती है मुझे तो स्पेशली, कि कंपनी ये वो वाली कंपनी है जिसमें सिर्फ हमें एक ही पर्सन चाहिए और ये हम कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसमें हमारे टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं। बैकग्राउंड पढ़ना है ओपीसी का, स्टेटस क्या है ओपीसी का इन अदर कंट्रीज, ओपीसी को हम इनकॉर्पोरेट कैसे करते हैं, क्या पोजीशन है वन पर्सन कंपनी की इंडिया में अंडर कंपनीज एक्ट 2013, रूल 3 क्या कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का इन टर्म्स ऑफ ओपीसी, प्रिविलेजेस ऑफ ओपीसी एंड बेनिफिट्स ऑफ ओपीसी। ये सारे पॉइंट्स हम एक एक करके पढ़ेंगे। पहला, बैकग्राउंड ऑफ ओपीसी। बैकग्राउंड क्या है ओपीसी का? विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ कंपनीज एक्ट 2013 कोई भी एक सिंगल पर्सन आगे आके ओपीसी को फॉर्म कर सकता है। जो न्यू कंपनीज एक्ट आया 2013 वो कहीं ना कहीं प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 के साथ ही थोड़ा सा मैचअप रहा। दैट मीन्स प्रोवाइड्स फॉर अ न्यू एंटिटी इन द फॉर्म ऑफ वन पर्सन कंपनी while empowering the central government कि वो प्रोवाइड करे सिंपलर कंप्लायंसेस फॉर स्मॉलर कंपनीज। जिस तरह से एक स्मॉल कंपनीज के लिए सिंपल कंप्लायंसेस हैं तो ओपीसी के लिए भी वही चीजें आई। तो इंट्रोडक्शन किया गया ओपीसी का इन द लीगल सिस्टम इज अ मूव दैट वुड एनकरेज कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ माइक्रो बिजनेसेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, कि आप लोग आगे आओ, छोटे छोटे बिजनेसेस करो, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करो। तो ये सब आप बहुत इजीली कर सकते हो इन ओपीसी। ओपीसी इज अ वन शेयर होल्डर कॉर्पोरेट एंटिटी जहां पे लीगल एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड रहती है। ठीक है, कोई ज्यादा यहाँ पे इश्यूज नहीं आते क्योंकि सिंगल पर्सन ही लाइबल रहता है। स्टेटस क्या है ओपीसी का अदर कंट्रीज में? Even in other countries like UK, Australia, Singapore, Pakistan, etc., a single person can form a company. वहाँ पे भी ये concept है। Various countries permit करती है this kind of a corporate entity in which the promoting individual is both director and shareholder. Basically जो director है वही shareholder रह जाता है और OPC फॉर्म हो जाती है। अमेंडमेंट रही कंपनी लॉ ऑफ पाकिस्तान परमिट्स करता है वन पर्सन टू फॉर्म अ सिंगल मेंबर कंपनी बाय फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और एक नॉमिनेशन दिया जाता है प्रिस्क्राइब फ्रॉम इंडिकेटिंग कि एटलीस्ट 2 इंडिविजुअल रहेंगे जो एक्ट करेंगे एज अ नॉमिनी डायरेक्टर एंड ऑल्टरनेट नॉमिनी डायरेक्टर। ये आपका था पाकिस्तान के लिए। वहां पाकिस्तान में इस तरह से लॉ का रूल चलता है इन टर्म्स ऑफ ओपीसी। In US, several state permits the formation and operation of single member limited liability company. वहां पे LLC करके बनती है एक सिंगल मेंबर जो कंपनी फॉर्म करता है। चाइना में क्या होता है, वन पर्सन इज अलाउड टू अप्लाई फॉर ओपनिंग अ लिमिटेड कंपनी जिसका मिनिमम कैपिटल होगा 1 लाख युआन। ये चाइना का कंसेप्ट है। अमेंडमेंट रहा चाइना के लॉ में जिसमें प्रिस्क्राइब किया गया जो ओनर होगा वो पे करेगा इन्वेस्टमेंट कैपिटल एक ही बार में, ठीक है, ताकि वो ओपन कर सके सेकेंड कंपनी उसी तरह की। ठीक है, तो ये अमेंडमेंट रही चाइना के लॉ में। इन मोस्ट कंट्री द लॉ गवर्निंग कंपनीज अनेबल अ सिंगल मेंबर कंपनी टू हैव मोर देन वन डायरेक्टर एंड ग्रांट एग्जेम्पशन टू सच कंपनी फ्रॉम होल्डिंग एजीएम्स थ्रू रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंटेशन आर्टिफिमेंट। कुछ कंट्रीज में तो ये भी लॉ पास किया गया कि सिंगल मेंबर कंपनीज में अगर मोर देन वन डायरेक्टर होंगे तो उनको हम एग्जेम्पशन दे देंगे कि उनको एजीएम्स वगैरह कंडक्ट करने की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है।
तो बेसिकली ये एक तरीके का बैकग्राउंड है और एक आपको स्टेटस बताया गया कि दूसरी जगह पे दूसरी कंट्रीज में ओपीसी की क्या रिक्वायरमेंट रहती है। हम तो वापस से हमारी इंडिया की ही बात करेंगे और अब समझेंगे कि हम ओपीसी का इनकॉर्पोरेशन कैसे कर सकते हैं। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 62 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी एज अ कंपनी, जो एक ही पर्सन उसमें मेंबर होता है। OPC is a type of a private company जो as per section 2 clause 68 में डिफाइन की गई है एंड सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 clause C में बताया गया है उनके बारे में कि कौन सी प्राइवेट कंपनीज होती है। रूल 3 क्या कहता है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 का, ओनली अ नेचुरल पर्सन जो इंडियन सिटीजन है, रेजिडेंट है इंडिया का, वो एलिजिबल है कि वो इनकॉर्पोरेट कर सकता है ओपीसी एंड वो ही अकेला पर्सन ही सोल मेंबर रहेगा उस ओपीसी का। रेजिडेंट मतलब रेजिडेंट इन इंडिया मीन्स कि वो पर्सन कम से कम 182 डेज इंडिया में रहा। ठीक है, नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ ओपीसी इन इंडिया अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, क्या पोजीशन होती है ओपीसी? As per section 3 subsection 1 clause C lays down that a company may be formed for any lawful purpose by one person, तो उनको भी क्या है प्रॉपरली सारे प्रोविजंस फॉलो करने हैं। वन पर्सन कंपनी को हम एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही मान के चलते हैं। ठीक, बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 ऑफ द एक्ट, ओपीसी फॉर्म की जाती है आइदर एज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर और लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी। जब सारी चीजें वही सारी चल रही हैं जो अभी तक चल रही है, तो ये भी एक तरीके की प्राइवेट कंपनी ही हम मानते हैं। रूल्स क्या है? रूल 3 ऑफ कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स 2014 क्या कहता है ओपीसी के लिए? सिंगल पर्सन करेगा फॉर्म, वो क्या होगा इनकॉर्पोरेट करेगा, सोल मेंबर रहेगा, रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का, मतलब लास्ट कैलेंडर मतलब जिस साल हो रही है उसके प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में वो पर्सन 182 डेज इंडिया में रहा हो। नेचुरल पर्सन शेल नॉट बी अ मेंबर ऑफ मोर देन वन पर्सन कंपनी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम एंड सेट पर्सन शेल नॉट बी नॉमिनी इन मोर देन वन पर्सन कंपनी, मतलब एक ही ओपीसी का वो मेंबर हो सकता है, ये नहीं कि 2-3 में आ जाए। Where a natural person being member in one person company in accordance with this rule become a member in another such company by virtue of being a nominee in that one person company, मतलब वहां पे एज अ नॉमिनी जा सकता है बट मेन सोल मेंबर नहीं बनेगा। सच पर्सन शेल मीट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो स्पेसिफाइड किया गया है सब रूल 2 में कि वो 182 डेज पीरियड में इंडिया में रहा हो, मतलब रेजिडेंट होना चाहिए इंडिया का। नो माइनर शेल बिकम अ मेंबर और नॉमिनी, कोई नहीं बन सकता। ठीक है, माइनर नहीं बनेगा स्पेशली। सच कंपनी कैन नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड और कन्वर्ट नहीं करी जा सकती इन सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी आपकी लाइसेंस कंपनीज होती हैं, उनमें ओपीसी और सेक्शन 8 कंपनी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी ओपीसी में कन्वर्ट नहीं हो सकती, ओपीसी कभी भी सेक्शन 8 कंपनी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। ठीक है, सच कंपनी कैन नॉट कैरी आउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज ऑफ एनी बॉडी कॉर्पोरेट, वो कंपनी कभी भी एनबीएफसी के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करेगी। ठीक है, कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं करेगी। नेक्स्ट, no such company can convert voluntary into any kind of company unless जब तक उनके 2 साल एक्सपायर ना हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब वो ओपीसी में हुए हों। ठीक है, मतलब अगर ओपीसी को अपने आप को कन्वर्ट करवाना है किसी दूसरी कंपनी में, ठीक है, वो तब तक नहीं करवा सकती कन्वर्ट जब तक उसका डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को एक्सपायर हुए 2 साल ना हो जाए। ठीक है, एक्सेप्ट थ्रेशोल्ड लिमिट इज इंक्रीज बियॉन्ड 50 लाख रुपीज, जो पेड अप शेयर कैपिटल की अगर इंक्रीज हो जाती है 50 लाख से ज्यादा, या एवरेज एनुअल टर्नओवर आपका उस पर्टिकुलर रेलिवेंट पीरियड का एक्सीड हो जाता है 2 करोड़ रुपीज से, तब वो कंपनी को 2 साल का एक्सपायरी का वेट नहीं करना,
अगर इनमें से कोई भी एक लिमिट भी वो क्रॉस कर जाते हैं, देन ऑल्सो ओपीसी कंपनी कन्वर्ट हो सकती है बिफोर दिस टाइम पीरियड, कन्वर्ट कर सकते हैं हम उसको किसी भी अनदर कंपनी में। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्ट्रैक्ट बाय वन पर्सन कंपनी। सेक्शन 193 सबसेक्शन 1 ये कहता है वेयर वन पर्सन कंपनी अगर लिमिटेड है बाय शेयर और बाय गारंटी, वो एंटर होती है इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद अ सोल मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो डायरेक्टर है उस कंपनी का, अनलेस द कॉन्ट्रैक्ट इज इन राइटिंग, एंश्योर करना पड़ेगा प्रॉपर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर राइटिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर राइटिंग में नहीं है तो प्रॉपर टर्म्स कॉन्ट्रैक्ट की क्या करनी पड़ेगी, एंश्योर करनी पड़ेगी, प्रॉपरली देखनी पड़ेगी, और ऑफर वो रिकॉर्ड किया जाएगा मेमोरेंडम में, प्रॉपर मिनट्स भी बनेंगे उसके फर्स्ट बोर्ड मीटिंग के, फर्स्ट मीटिंग के, और साथ साथ कंपनी एंटर जैसे जैसे अनदर कॉन्ट्रैक्ट में होगी उनको प्रॉपरली अपने डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली मेंटेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है एज पर सेक्शन 193 सबसेक्शन 2 कंपनी को इन्फॉर्म करना है रजिस्ट्रार को अबाउट हर एक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, जो भी वो कंपनी जिस भी कॉन्ट्रैक्ट में आती है, ठीक है। प्रॉपर उसके रिकॉर्ड होंगे, प्रॉपर मीटिंग होगी और प्रॉपर मिनट्स बनेंगे और वो सबमिट किए जाएंगे विद इन अ पीरियड ऑफ 15 डेज ऑफ द डेट ऑफ अप्रूवल बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने जिस डेट पे अप्रूवल दी है उस दिन से 15 दिन के अंदर अंदर वो डॉक्यूमेंट्स सबमिट किए जाएंगे विद द रजिस्ट्रार। नेक्स्ट आता है आपका एज पर सेक्शन 152 सबसेक्शन 1 अगर ओपीसी कंपनी है तो जो भी इंडिविजुअल उसके मेंबर है वो डीम्ड माने जाएंगे एज अ फर्स्ट डायरेक्टर जब तक कोई और डायरेक्टर हम डुली अपॉइंट नहीं कर देते, ठीक है। अब प्रिविलेजेस क्या मिले हैं ओपीसी को, मतलब छूट क्या मिली है, एग्जेम्पशंस क्या मिलती हैं ओपीसी को। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। ओपीसी कंपनी वन पर्सन कंपनी को कभी भी कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनानी एज फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 40। सेक्शन 67 सब सेक्शन 2 कहता है उनको ओपीसी को अपने जो शेयर्स वगैरह के हैं उनके परचेज और सब्सक्राइबिंग वगैरह के बारे में कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं देनी। एज पर सेक्शन 96 सब सेक्शन 1 कहता है कि ओपीसी को एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने की भी जरूरत नहीं है। सेक्शन 121 सब सेक्शन 1 कहता है जब एनुअल जनरल मीटिंग ही नहीं होगी तो हमें उसकी रिपोर्ट भी नहीं बनानी। सेक्शन 122 सब सेक्शन 1 कहता है कि जो भी प्रोविजंस सेक्शन 98, सेक्शन 100 to 111 ऑफ चैप्टर 7 वो कुछ भी अप्लाई नहीं होते किस पे, ओपीसी पे। नेक्स्ट आता है आपका सेक्शन 122 सब सेक्शन 3 इन केस ऑफ अ वन पर्सन कंपनी जो रिजोल्यूशन है इज कम्युनिकेटेड बाय द मेंबर टू द कंपनी, मतलब मेंबर ने कंपनी से कम्युनिकेट करा है बाय वे ऑफ रिजोल्यूशन, तो जो भी एंटर किया गया है मिनट बुक में वो प्रॉपरली आपको मेंटेन करना है अंडर सेक्शन 118, प्रॉपरली साइन और डेटेड किया जाएगा बाय द मेंबर, और वही डेट को हम एज्यूम मान के चल लेंगे कि वही डेट ऑफ मीटिंग है, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन 122 सबसेक्शन 4 क्या कहता है, इन केस ऑफ सच कंपनी जहां पे वन पर्सन कंपनी रिजोल्यूशन बाय सच डायरेक्टर एंटर किए जाते हैं मिनट बुक में, वो जो एज पर सेक्शन 118 तो मेंटेन करेंगे, साइन और डेटेड किए जाएंगे बाय सच डायरेक्टर, और जो डेट होगी वही हम डेट मान लेंगे कि डेट ऑफ मीटिंग है जिस डेट पे उन्होंने साइन किया। सेक्शन 134 सबसेक्शन 1 ये कहता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और बोर्ड रिपोर्ट कोई भी जो भी चीज है वो एक डायरेक्टर साइन कर देगा तब भी वो वैलिड है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 3 क्लॉज टी क्या कहता है, नीड नॉट प्रिपेयर अ स्टेटमेंट इंडिकेटिंग द मैनर इन विच फॉर्मल एनुअल इवैल्यूएशन हैज बीन मेड बाय द बोर्ड ऑफ इट्स ओन परफॉर्मेंस एंड दैट ऑफ इट्स कमिटी एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर। मतलब ओपीसी कंपनी को कोई अपनी परफॉर्मेंस या एनुअल इवैल्यूएशन की कोई रिपोर्ट या कोई भी स्टेटमेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सेक्शन 134 सबसेक्शन 4 ये कहता है इन केस ऑफ वन पर्सन कंपनी बोर्ड रिपोर्ट शैल मीन ओनली अ रिपोर्ट जो कंटेन करेगी प्रॉपर एक्सप्लेनेशन कमेंट बाय द बोर्ड
ऑन एवरी क्वालिफिकेशन। ठीक है, सब कुछ उसके अंदर बोर्ड रिपोर्ट में एक एक चीजें प्रॉपरली डिफाइन रही। सेक्शन 137 सबसेक्शन 1 का थर्ड प्रोविजन क्या कहता है? फाइल अ कॉपी ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ड्यूली अडॉप्टेड हो बाय इट्स मेंबर अलॉन्ग विथ ऑल द डॉक्यूमेंट जो जरूरी है अटैच होने विद अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कब वो आपको फाइल करना है डॉक्यूमेंट्स को? विद इन 180 डेज, जब आपका फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है। ठीक है, सेक्शन 149 सबसेक्शन 1 ये कहता है कि ओपीसी को सिर्फ एक ही डायरेक्टर की जरूरत है, उनको एक से ज्यादा डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 ये कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। सेक्शन 152 सबसेक्शन 6 ये कहता है ओपीसी के केसेस में रोटेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 164 सबसेक्शन 3 ये कहता है कोई भी एडिशनल जो ग्राउंड्स हैं डिस्क्वालिफिकेशन के, ठीक है, वही स्पेसिफाई करे जाएंगे जो एज हम बीइंग प्राइवेट कंपनी में स्पेसिफाई करते हैं डायरेक्टर की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। ठीक है, सेक्शन 165 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? रिस्ट्रिक्टिव प्रोविजन रिगार्डिंग टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप which a person may hold in a public company do not include directorship held in one person company which are neither holding nor subsidiary of a public company। मतलब यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम डायरेक्टरशिप होल्डिंग करने का कोई इश्यू नहीं है। अगर वैसे बेसिकली 20 से ज़्यादा कोई भी पर्सन डायरेक्टरशिप होल्ड नहीं कर सकता, लेकिन ओपीसी की लिमिट कोई भी अगर डायरेक्टर जिसके पास ऑलरेडी 20 कंपनियों में वो डायरेक्टर है तो ओपीसी या स्मॉल कंपनी में वो उसके बाद भी डायरेक्टरशिप ले सकता है, तो यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सेक्शन 167 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? एडिशनल ग्राउंड फॉर वेकेशन ऑफ ऑफिस ऑफ अ डायरेक्टर जो प्रोवाइड किए गए हैं आर्टिकल में, जो प्राइवेट कंपनी के लिए फॉलो होते हैं वही इनके लिए भी फॉलो होंगे। सेक्शन 173 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? कम से कम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग कंडक्ट करनी है ईच 6 मंथ्स में। ठीक है, और 2 मीटिंग्स के बीच का गैप जो होगा वो 90 दिन से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योरम का कोई यहाँ पे रोल नहीं है, जो एक डायरेक्टर है वही आएगा और जो अपना डिसीजन है वो लिखकर 15 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को सबमिट कर देगा और वही डेट हम क्या मान लेंगे? डेट ऑफ मीटिंग। अभी आगे ही पढ़ा था। सेक्शन 190 सबसेक्शन 4 क्या कहता है? जो प्रोविजन रिलेटेड करते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर से, वो कुछ भी यहाँ पे अप्लाई नहीं होता ओपीसी में। सेक्शन 197 सबसेक्शन 1 क्या कहता है? जो भी टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन है वो पेबल की जाएगी बाय वन पर्सन कंपनी टू इट्स डायरेक्टर, चाहे उसमें कोई मैनेजिंग हो, होल टाइम डायरेक्टर हो, जो भी हो सबको किया जाएगा। ठीक है, एंड इट्स मैनेजर in respect of any financial year may exceed 11% of the net profit since the restrictive provision is not applicable to OPC। मतलब वो जो 11% का आप लोगों ने कंपनी लॉ में पढ़ा होगा, एक रिस्ट्रिक्शन होती है रेम्यूनरेशन की, 11% से ज्यादा नहीं दिया जाएगा ऑफ द नेट प्रॉफिट, बट ओपीसी के केस में ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लास्ट पॉइंट आता है आपका बेनिफिट्स बाय ओपीसी। The concept of one person company is quite revolutionary. It gives the individual entrepreneur सारे बेनिफिट दिए जाते हैं एक कंपनी के, और उसके साथ साथ उनको काफ़ी प्रिविलेजेस भी मिल जाती है कि वो बहुत इजीली क्या कर सकते हैं, क्रेडिट भी ले लेते हैं, बैंक लोन भी ले लेते हैं, मार्केट में एक्सेस भी कर लेते हैं और विथ प्रॉपर लीगल स्टेटस के साथ। तो ये आपका ओपीसी कंपनी के बारे में है। छोटा सा ही लेक्चर था। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं आपसे रूल 3 पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रिविलेजेस भी पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये दोनों चीजें काफी हद तक इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट। ठीक है, अभी 1-2 पॉइंट्स और रह गए इस चैप्टर के, तो हम वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अब आपका एक और काम है, लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का और लेक्चर नंबर 2 ये वाला। पहले तो इसको याद करोगे और फिर दोनों को एक साथ रिवाइज करोगे, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 3 देखो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में आगे का चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।